Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur. Welcome all in this online session. Dear trainees, आप जानते हैं हम सीखने के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं और इससे पिछले लेक्चर में हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जिक्र किया। आज हम दूसरे सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत क्या है, उसको हम एक माइंड मैप की फॉर्म में जो उसको समराइज़ करेंगे। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि ये पेवलोव ने ये सिद्धांत दिया, और क्योंकि मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के मूल रूप से एक प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर नियत होती है प्रतिक्रिया करने की, जो कि सही उत्तेजक द्वारा क्रियाशील हो जाती है। इससे प्राणी पर्यावरण में किसी उत्तेजक की उपस्थिति में अनुक्रिया जरूर करते हैं, अर्थात सरल भाषा में कहूँ तो आंतरिक तथा बाहरी अभिप्रेरणा के कारण उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत का नाम दिया, यानी कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे आप जानते हैं कि एक रशियन मनोवैज्ञानिक हुए और इनका मानना था कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर बाई ए कंडीशन स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद अनरिलेटेड अनकंडीशनल स्टिमुलस in order to produce a behavioral response known as CR, conditional response. So it is also known as Pavlov or responded conditioning. इस करके ये इन्होंने कहा कि किसी एक चीज़ के साथ, किसी वस्तु के साथ हम सीखने में अनुबंधन स्थापित करते हैं और अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। तो आइए इस बात को उन्होंने कैसे प्रूव करा, उसकी हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि पेवलोव ने अपना ये प्रयोग एक कुत्ते के ऊपर किया, और एक प्रयोग के अंतर्गत पेवलोव ने इस कुत्ते को रोज़ाना निश्चित समय पर भोजन देता था, और भोजन को देखते ही कुत्ते की मुंह से वो लार स्रावित होने लगती थी। तो कुछ एक प्रयासों के पश्चात भोजन देने से पूर्व घंटी बजाई जाने लगी, और फलस्वरूप कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होने लगती थी। तो पेवलोव ने कुत्ते द्वारा भोजन को देखकर लार स्रावित करने की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया को घंटी बजने के अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ जोड़ दिया, अर्थात भोजन और घंटी दोनों उत्तेजकों के बीच में संबंध स्थापित हो जाने के कारण कुत्ता लार स्रावित करने लगता था। और इसके पश्चात पेवलोव ने भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई। अब वो भोजन देना उसने बंद कर दिया। जब वो लगा उसको कि ये सीख गया है, तो उसने केवल घंटी बजाई, और घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होने लगी। तो अब घंटी बजने, जो एक अस्वाभाविक उत्तेजक था, और जो लार स्रावित होना जो स्वाभाविक उसकी प्रतिक्रिया थी, के बीच दोनों में संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरह स्वाभाविक प्रतिक्रिया का अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति जो वो प्रतिक्रिया होने लगी, दोनों के बीच में संबंध स्थापित होने लगा, जिसको कि उन्होंने अनुबंधन का नाम दिया है। तो आइए जानते हैं कि पेवलोव ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया। पहली कंडीशंस में दो चीज़ें थी, भोजन रखा और एक कुत्ता जो भूखा था, और उसको उसके गले की उस जो सलाइवरी ग्लैंड है उसको ऑपरेट करके उसके साथ एक पाइप जोड़ी, और एक जार में, शीशे का जार, जैसे उसकी लार जब वो निकले तो वो उसको रीड कर पाएँ, उसको देख पाएँ, उसको नोटिस कर पाएँ। तो इस ढंग से उसने एक शिकंजे में उस कुत्ते को रखा, और भोजन उसके सामने था, तो भोजन देखकर लार का स्रावित होना स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया होती है, और वो उसमें देखने को मिल रही थी। अब उसने एक बेल के साथ उसके रिस्पॉन्स को
जोड़ना शुरू कर दिया, जो कि बेल और कंडीशनिंग के ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसने बेल, फूड तो देता था पहले, अब बेल और फूड से पहले बेल, घंटी भोजन घंटी भोजन घंटी भोजन, और इस तरीके से वो उसको अभ्यास कराता रहा, ऐसे ट्रायल लेता रहा। और जब कुछ समय के पश्चात वो देखता है कि अगली स्थिति में जाकर कि उसने केवल मात्र बेल बजाई और भोजन नहीं दिया। कंडीशन करने के बाद उसको बेल के बाद भोजन आता है, ऐसी प्रैक्टिस करवाने के बाद अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट के स्तर को बदला। अब केवल बेल दी और नो फूड, बेल बट नो फूड, बेल नो फूड। तो भी उसने देखा कि केवल घंटी बजाने के बाद भी जो कुत्ते के मुंह से जो लार टपकना शुरू हो जाती थी, यानी कि घंटी के साथ वो सीख गया कि घंटी के बाद भोजन मिलता है और उसके मुंह से वो लार टपकती थी, अर्थात उसका व्यवहार घंटी के साथ अनुबंधित हो गया। इज इट क्लियर? तो आइए देखते हैं कि जब ये प्रयोग पावलोव ने किया तो कुछ एक विशेष बातों का ध्यान रखा होगा। अगर आप इनको कैच कर पाएंगे तो ऐड कर लेना, नहीं तो मोटे मोटे तौर पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखा गया, कौन कौन से कारक थे जो प्रभावित कर सकते थे, क्या फिनोमेना रहे क्लासिकल कंडीशनिंग में। एक इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपक की तीव्रता बड़ी मायने रखती है। अगर उद्दीपक की तीव्रता और प्रतिक्रिया में धनात्मक संबंध हो, उद्दीपन जितना प्रभावी व तीव्र होगा उतनी सरलता से अनुबंधन क्रिया संपन्न होती है। तो भूखे कुत्ते के लिए भोजन की उत्तेजना अधिक प्रबल है, और घंटी की ध्वनि इतनी डरावनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो जीवन के लिए उसको खतरा ही लगे कि कोई खतरा मेरे लिए पैदा हो गया, तो वो फिर उसके साथ अनुबंधन नहीं होना था। तो उसके बीच में ठीक है, उसकी एक खाने की इच्छा थी, भूखा था और घंटी के साथ जोड़ा, लेकिन घंटी की आवाज़ भी उसमें एक संतुलन होना चाहिए था कि उसको वो प्लीजेंट लगे, जिससे उसके व्यवहार को जोड़ा जा सके, ना कि उल्टा डर जाए। दूसरा रीइंफोर्समेंट, अब उसके पीछे क्योंकि उस घंटी के बाद उसको भोजन मिलता था, तो एक भूखे के लिए भोजन मिल रहा है तो इसके लिए वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी। तीसरा साइमल्टेनियस स्टिमुलाई, साइमल्टेनियस स्टिमुलाई का तात्पर्य है कि उत्तेजनाओं में समानता अनुबंधन के लिए आवश्यक होता है कि जब दोनों उत्तेजनाएं जो है वो लगभग साथ साथ दी जाए, ये नहीं कि अभी घंटी बजाई और 2 मिनट के बाद उसको भेजन, तो वो उसके साथ संबंध स्थापित नहीं होगा, उसके साथ अनुबंध नहीं होगा। तो कुछ ही सेकंड के बाद समान समय के ऊपर घंटी के बाद उसको भोजन बराबर समय पर दिया जाता रहा। तो उन दोनों के बीच में दोनों उत्तेजनाओं के बीच में समानता का होना, साथ साथ प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक था। एक एक्सटेंशन शब्द होता है विलोप, जिसको हम कहते हैं। विलोप का अर्थ है कि घंटी बजने के बाद कुत्ते के सामने अगर भोजन ना प्रस्तुत किया जाए तो जो वो उसने सीखा हुआ व्यवहार है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके लगेगा इसमें कोई तालमेल नहीं है, घंटी के साथ भोजन का कोई तालमेल नहीं है। इस करके उसके सामने अगर वो चीज़ समय पर ना प्रस्तुत की जाए तो वो एक्सटेंशन हो जाएगी, यानी अनुबंधन समाप्त हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी स्वतः पुनर्स्थापन कर लेता है। अगर उसको फिर वो दोबारा से वैसी ट्रायल देना शुरू कर दें बराबर समय के ऊपर, तो उसके साथ वो अपने व्यवहार को दोबारा पुनर्स्थापित कर लेता है, अगर बहुत ज़्यादा गैप ना हो। और इसके अलावा इनहिबिशन, अगर किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है, तो साउंड प्रूफ कमरे में पावलोव ने ये एक्सपेरिमेंट तभी किया था कि देखा कि प्रतिक्रिया करते हुए, अनुबंधित करते हुए यदि कोई नई उत्तेजना बीच में उपस्थित हो जाए, कोई नई आवाज़ बीच में आना शुरू हो जाए, तो उसकी जो अनुबंधन पर जो प्रतिक्रिया है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता। तो इस बाहरी अवरोध के को नियंत्रण करने के लिए उसने ध्वनि रहित कमरों में ये प्रयोग जो वो संपन्न किए। और इसके अलावा जनरलाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन का तात्पर्य होता है कि समान उत्तेजनों के प्रति क्रियाएं भी समान होती हैं, और डिस्क्रिमिनेशन का तात्पर्य होता है कि
उसमें विभेद करना, समानांतरण के साथ साथ विभेदन की भी क्षमता पैदा हो जाती है, डिफ्रेंशिएट करने की भी क्षमता पैदा हो जाती है। जब प्राणी दो उत्तेजनाओं को विभेद करना सीख लेता है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये कुछ एक फिनोमेना थे, कुछ एक तत्व थे जिनका इस एक्सपेरिमेंट्स में विशेष रूप से ध्यान रखा गया, क्योंकि किसी के व्यवहार को कंडीशन करने के लिए एक आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए, तभी आप किसी के व्यवहार को कंडीशंस अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो वो उसका व्यवहार डीकंडीशनड भी हो सकता है। तो आइए कुल मिलाकर संक्षेप में हम देखें कि क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, एक नटशेल में, संक्षेप में, ब्रीफ में। 3 कंडीशंस थी, एक बिफोर वाली, एक ड्यूरिंग और एक आफ्टर वाली। सबसे पहले हमारे पास क्या था, फूड था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और उसका रिस्पांस क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पांस हुआ सलाइवा। भोजन और लार, ये पहली कंडीशन थी, क्योंकि भोजन को देखकर लार का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो भोजन के बाद लार टपकना, ये पहली कंडीशन थी, क्योंकि उसके सामने भोजन था तो उसके मुंह से लार टपक रही थी। अब क्या किया, दूसरी कंडीशन में ड्यूरिंग कंडीशनिंग किया कि उस भोजन को घंटी के साथ जोड़ दिया, मतलब भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, बेल प्लस फूड, बेल प्लस फूड। अब बेल क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया, फूड क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और इस फूड के साथ बेल को कंडीशनड कर दिया, CS लिखा है ना, कंडीशनड कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया, यानी कि भोजन देने से पहले बेल बजाई जाने लगी, बेल फूड, बेल फूड, बेल फूड, बेल फूड। तो बेल फूड जब होता था तो ऐसे ट्रायल्स में उसके मुंह से वो एक ही रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, लार टपकती रहती थी। अब देखिए, जब ये ऐसी प्रैक्टिस हो गई ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ। अब पेवलोव ने केवल बेल बजाई, जो कंडीशनल स्टिमुलस था, जो कंडीशनिंग का स्टिमुलस था बेल, जिसके साथ व्यवहार को जोड़ा गया था, किसके साथ जोड़ा गया था, बेल के साथ। तो बेल बजाई बट नो फूड, केवल बेल बजाई, पर क्योंकि अब उसका व्यवहार फूड से जोड़ा गया था, उसको लगता था कि बेल के बाद फूड आता है, लेकिन फूड नहीं दिया गया, केवल बेल बजाई और उसके मुंह से तब भी लार निकलती थी, यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स था वो कंडीशन हो चुका था, उसका कंडीशन रिस्पॉन्स था वो लार। बेल के बजने के बाद ये मान लेता था कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है, तो केवल बेल बजाने पर ही वो उसके मुंह से लार टपकती थी। तो उम्मीद है आप इन 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से समझे होंगे। फूड, सलाइवा, फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस था और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था उसका लार टपकना। अब बेल और फूड को अनुबंधित किया गया, भोजन से पहले बेल दी गई, यानी कि उसके व्यवहार को बेल के साथ जोड़ा गया, तो उसके मुंह से लार टपकती थी। और जब ये सीख गया तो तीसरी स्टेज में, आफ्टर वाली जो स्टेज में थी कंडीशनिंग में, केवल बेल दी गई और बेल के बाद उसको भोजन नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो बेल के साथ ही उसके मुंह से लार टपक जाती थी, क्योंकि उसका व्यवहार बेल के साथ कंडीशन हो गया, उसको लगता था कि अब बेल बजी है तो इसका मतलब भोजन आया है। इज इट क्लियर? तो आइए हम देखते हैं कि इस शिक्षा के क्षेत्र में इस पेवलोव की थ्योरी का क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या महत्व हैं। तो बहुत सारे आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने हैं। डेवलपिंग गुड हैबिट्स, एक अच्छी आदतों का विकास करने में तो हम बालकों के व्यवहार को कंडीशंस कर देते हैं कि ये अच्छा व्यवहार है, ये हमें करना है ना, और जो अच्छा व्यवहार नहीं होता उसको हम डीकंडीशन करते हैं। अच्छे व्यवहार को किसी स्टोरी के साथ, किसी पुरस्कार के साथ हम जोड़कर पेश करते हैं। दूसरा, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कंडीशनिंग एक अच्छा तरीका है, अच्छी विधि है। हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कंडीशनिंग के माध्यम से। हेल्पफुल इन डिसिप्लिन बनाने में, अनुशासन बनाने में, अनुशासन बच्चों को सिखाने में, स्व अनुशासन बनाने में विशेषकर, क्योंकि उसके व्यवहार को हम कंडीशन कर देते हैं कि आप अच्छे बच्चे हैं, हमारी अब्सेंस में अच्छे बच्चे जो है वो होते हैं, वो शोर नहीं करते, तो उसको एक डिसिप्लिन सिखाने के, क्योंकि उसके
अच्छे शब्द से उसके व्यवहार को कंडीशन कर दिया। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो टीचर के एब्सेंस में क्लासरूम में शोर नहीं करते, मतलब किसी न किसी चीज़ से, अच्छाई से उस व्यवहार को अच्छा कहकर आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिसिप्लिन सिखाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कंडीशनिंग के सिद्धांत की। हेल्पफुल एडजस्टमेंट, बच्चे को अपने आप में एडजस्ट करना सिखाया जाता है, माल एडजस्टमेंट ना हो, कोई चीज़ों को सहन करना है, इग्नोर करना है, कैसे कब रिएक्ट कितना करना है, ये सारी चीज़ें कंडीशनिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाती हैं, जोड़ कर हम अनुबंधित करके उस व्यवहार को। और एलिमिनेशन ऑफ फियर, डर को दूर करना या सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास की आदतें, बिल्ली के रास्ता काटने से ही होगा, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो कई तरह के अंधविश्वासों से बच्चे, उनको एलिमिनेट करने में, उनको दूर करने में, उनका डर भगाने में कंडीशनिंग बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम बच्चे के व्यवहार को इस ढंग से कंडीशन करते हैं कि उसके व्यवहार को में वो जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, जो असामान्य समस्याएं, जो असामान्य डर है उसका है। तो ऐसे असामान्य डर को या अंधविश्वासों को दूर करने में एक जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो बहुत हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इन इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावशाली सीखने में कंडीशनिंग के माध्यम से अगर बच्चे के रिस्पॉन्सेज को अच्छे से कंडीशन कर दिया जाए, अच्छे ढंग से कंडीशनिंग की स्किल्स अगर अध्यापक को आती हैं, तो बच्चे की जो सीखना है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। तो प्रभावशाली सीखना के लिए ये विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डियर ट्रेनीज की उम्मीद है कि आप अब सक्षम हैं इस कंडीशनिंग थ्योरी को समझने में, क्लासिकल कंडीशंस क्या होती है और किस तरह से की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।